अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स का रिस्पांस स्टडी कर रहे थे और फर्स्टली हमने ये देखा कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स को एक जनरल ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि दो पैरामीटर्स ओमेगा एन और जीटा नेचुरल फ्रिक्वेंसी और डैम्पिंग रेशो की टर्म्स में शो किया गया था। और फिर हमने ये देखा कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम की जो टाइम स्पेसिफिकेशंस हैं, नेमली पीक टाइम, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम और ओवरशूट, इनके एक्सप्रेशंस कैसे डिराइव होते हैं। और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स सीखी जिनमें डिफरेंट सिस्टम्स के लिए उनकी टाइम स्पेसिफिकेशंस इन टर्म्स ऑफ ओमेगा और जीटा हमने फाइंड की थी। आज के लेक्चर में हम उन टाइम स्पेसिफिकेशंस को इन टर्म्स ऑफ पोल लोकेशन एवेलुएट करेंगे। सो फर्स्टली वी नो कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम के दो पोल्स हैं और हमने ये ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है कि दो पोल्स की ये लोकेशन है। जनरली इनको हम माइनस सिग्मा डी और प्लस माइनस जे ओमेगा डी की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे सिग्मा डी रियल पार्ट ऑफ द पोल होता है और ओमेगा डी कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द पोल है। सो इन्हीं पोल्स को हमने इस एस प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। हम जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स पोल हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स की फॉर्म में होता है, तो इसका एक पोल यहाँ पे है और एक पोल यहाँ पे, और अगेन इसका जो इन दोनों पोल्स का जो रियल पार्ट है वो सिग्मा डी पे है या माइनस सिग्मा डी पे है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो ओमेगा डी पे है, जहाँ पे सिग्मा डी सीटा ओमेगा एन है और ओमेगा डी ओमेगा एन इंटू वन माइनस जीटा स्क्वेयर है। तो सबसे पहले हम ये स्टडी करेंगे कि पोल से लेकर ओरिजिन तक ये जो रेडियल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ओमेगा और जीटा एन की टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है। So according to Pythagorean theorem, we can find this radial distance by using the formula of the distance, which is this part whole square plus this vertical part, which will be just omega d. So sigma d square plus omega d whole square whole under root. अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो सिग्मा डी इज जस्ट जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर और ओमेगा डी विल बी जस्ट ओमेगा एन एंड वन माइनस जीटा स्क्वायर। चलें इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, अंडर रूट वन माइनस जीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। सो स्क्वायर की वजह से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी जो चीज़ हमारे पास बचेगी दैट विल बी सिंपली जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, और ये जो अंडर रूट है कैंसिल आउट हो गया तो वन माइनस जीटा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ये सारा अंडर रूट के नीचे है। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट ये जो जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर वाली टर्म है ये वाली, और ओमेगा एन स्क्वायर और जीटा स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। जो चीज़ बचेगी दैट विल बी जस्ट ओमेगा एन स्क्वायर। तो ओमेगा एन स्क्वायर स्क्वायर विल बी कैंसल्ड आउट। आप आखिर में जो डिस्टेंस बचेगा दैट विल बी जस्ट ओमेगा एन। दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने इस रेडियल डिस्टेंस को ओमेगा एन से रिप्रेजेंट किया। सो वंस अगेन ये जो रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम एनी पोल टू ओरिजिन, दैट इज जस्ट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन। और इसी तरह ये जो थीटा है इसका रिलेशनशिप हम जीटा के साथ फाइंड कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द एक्सप्रेशन फॉर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज जस्ट द बेस विच इज सिग्मा डी, और डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज विच इज ओमेगा एन। सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू जीटा। तो हमारे पास ये दो टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं। पहली चीज़ है कि रेडियल डिस्टेंस विल बी ओमेगा एन, और दूसरी चीज़ है कि जीटा इज एक्चुअली इक्वल टू कॉज ऑफ दिस थीटा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम जो टाइम स्पेसिफिकेशंस हैं उनको इन टर्म्स ऑफ जीटा और ओमेगा एन फाइंड करें।
और फिर उन जीटा ओमेगा एन को इन टर्म्स ऑफ पोल लोकेशन रिप्रेजेंट करें। सो मैं इसको रब कर देता हूँ और अब हम फाइंड करते हैं सेटलिंग टाइम और पीक टाइम का रिलेशनशिप विद द पोल। तो सबसे पहले अगर हम सेटलिंग टाइम को देखें, दैट वाज 4 ओवर जीटा ओमेगा एन, और जीटा ओमेगा एन इज द रियल पार्ट ऑफ द पोल, सो हम इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय जस्ट सिग्मा डी। सो सेटलिंग टाइम विल बी 4 डिवाइडेड बाय सिग्मा डी। सिमिलरली जो पीक टाइम है दैट वाज फाउंड बाय दिस एक्सप्रेशन, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है दैट इज इक्वल टू द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द पोल, सो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय सिंपली ओमेगा डी। सो इसका मतलब ये है कि जो सेटलिंग टाइम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रियल पार्ट ऑफ द पोल, और जो पीक टाइम है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द पोल ओमेगा डी। और यहाँ पे ओमेगा डी इज द डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, और जो सिग्मा डी है दैट इज द एक्सपोनेंशियल डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। हम पहले भी देख चुके हैं कि जो रियल पार्ट ऑफ द पोल होता है वो रिस्पॉन्स का डिके का एनवेलप, एक्सपोनेंशियल डिके एनवेलप डिफाइन करता है, और इसी तरह अब जो ओमेगा डी है वो डिफाइन करेगा डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। टीएस और टीपी के एक्सप्रेशन से एक और चीज एविडेंट है, वो ये कि अगर हम एस प्लेन के अंदर टी एस और टी पी की कांस्टेंट लाइंस को ड्रॉ करें तो हम इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो टी एस के एक्सप्रेशन को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टी एस सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट ऑफ द पोल पे डिपेंड कर रहा है, कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द पोल का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। सो एस प्लेन पे अगर हम किसी एक सेटलिंग टाइम को रिप्रेजेंट करना चाहें तो किसी एक वर्टिकल लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सिमिलरली जो पीक टाइम है वो डिपेंडेंट है अपॉन द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द पोल, और जो रियल पार्ट ऑफ द पोल्स हैं उनका उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो सिमिलरली एस प्लेन के अंदर हम अगर किसी पीक टाइम को प्लॉट करना चाहें तो हम उसको वर्टिकल लाइंस के साथ प्लॉट कर सकते हैं। जैसा कि इस फिगर में आपको वर्टिकल लाइंस में सेटलिंग टाइम दिखाई गई है और हॉरिजॉन्टल लाइंस में आपको पीक टाइम दिखाई गई है। हम पहले देख चुके हैं कि जो परसेंटेज ओवरशूट है वो सिर्फ और सिर्फ जीटा पे डिपेंडेंट है, और हम पहले ये भी देख चुके हैं कि जीटा इज डिफाइंड बाय कॉज थीटा। तो इसका मतलब ये है कि हम परसेंटेज ओवरशूट को इन रेडियल लाइंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ परसेंटेज ओवरशूट को हम डिफरेंट रेडियल लाइंस की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टाइम स्पेसिफिकेशन और पोल्स की लोकेशन का आपस में रिलेशनशिप फाइंड करने का मेन मकसद ये है कि हम जब सिस्टम डिज़ाइन की तरफ जाएंगे तो हमें राइज टाइम, ओवरशूट और सेटलिंग टाइम वगैरह एज ए रिक्वायर्ड टाइम स्पेसिफिकेशंस गिवन होगा। तो हमें वहां से डिजायर्ड पोल लोकेशंस फाइंड करनी होंगी जो कि उन टाइम स्पेसिफिकेशंस को जस्टिफाई करेगा, और फिर हमारा जो कंट्रोलर होगा हमने ऐसा कंट्रोलर डिज़ाइन करना है जो कि उन डिजायर्ड पोल लोकेशंस को अचीव करे, और वो जो पोल लोकेशन होंगी वो करस्पॉन्ड कर रही होंगी टू द रिक्वायर्ड टाइम स्पेसिफिकेशंस। प्रीवियस फिगर को मजीद एलेबोरेट करने के लिए कुछ एक्चुअल स्टेप रिस्पॉन्स को कंसिडर करते हैं, और पोल की लोकेशन को फिर हम डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करके उसका इफेक्ट चेक करेंगे कि सिस्टम के रिस्पॉन्स पे उसका इफेक्ट क्या है। सो फर्स्टली अगर आप ये फर्स्ट सिस्टम ले लें जहाँ पे पोल की लोकेशन यहाँ पे है, तो इसका रिस्पॉन्स आप देख सकते हैं कि इसका रिस्पॉन्स ये इस स्टेप रिस्पॉन्स से रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हम पोल को वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो इन लाइंस में अगर आप देखें तो इन लाइंस में आपको नजर आ रहा होगा कि वर्टिकल लाइंस सेटलिंग टाइम की लाइंस हैं। इसका मतलब है कि सेटलिंग टाइम के अंदर कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। तो अगर हम इसको ऊपर की तरफ मूव करते हैं और सिस्टम 2 का रिस्पॉन्स इस स्टेप रिस्पॉन्स से और सिस्टम 3 का रिस्पॉन्स इस स्टेप रिस्पॉन्स से गिवन है, तो आप देख सकते हैं कि बिकॉज रियल पार्ट ऑफ द पोल यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा और रियल पार्ट ऑफ द पोल इन्वेलप को डिटरमाइन करता है और इन्वेलप सेम रहेगा। सो जब इन्वेलप सेम है
तो सारे के सारे रिस्पॉन्सेज का जो सेटलिंग टाइम होगा दैट विल बी सेम। तो आप देख सकते हैं कि सेटलिंग टाइम में इन तीनों रिस्पॉन्सेज के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। इसी तरह अगर हम पोल की लोकेशन को लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं, यानी इमेजिनरी पार्ट सेम है लेकिन हमने रियल पार्ट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया है, तो हम देख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट सेम रहने की वजह से जो पीक टाइम है उस पर कोई फर्क नहीं आया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों रिस्पॉन्सेज का जो पीक टाइम है वो सेम है, बिकॉज जो हॉरिजेंटल लाइन है वो पीक टाइम की लाइन है, यानी इस सारी लाइन पे पीक टाइम सेम रहेगा। लेकिन हॉरिजेंटली लेफ्ट साइड पे मूव करने से जो फर्क आया है वो किस चीज़ में आया है, वो हम देख सकते हैं कि वो उनके सेटलिंग टाइम में वाज़ेह फ़र्क है कि ये जो सिस्टम 2 है, ये जो नीचे वाला सिस्टम 2 है, क्योंकि इसमें हमने रियल पार्ट ऑफ द पोल का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है और इसकी वजह से जो सेटलिंग टाइम है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से सेटलिंग टाइम कम हो जाएगा। थर्डली, अगर इस सिस्टम का को अगर हम रेडियली मूव करते हैं, तो हमने ये पहले भी स्टडी किया है कि रेडियली मूव करने से हम बेसिकली जीटा सेम है, बिकॉज जीटा डिपेंड कर रहा था थीटा पे और थीटा हमने चेंज नहीं किया रेडियली, थीटा कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि जीटा इज कॉस थीटा, तो जीटा भी कांस्टेंट है। और अगर जीटा कांस्टेंट है तो जो परसेंटेज ओवरशूट है वो भी सिर्फ और सिर्फ थीटा पे जीटा पे डिपेंडेंट होती है। सो इसकी वजह से इस पूरी रेडियल लाइन में परसेंटेज ओवरशूट सेम रहेगा। तो अगर आप देखें कि इन तीनों सिस्टम्स का रिस्पांस अगर आप चेक करें, फॉर एग्जांपल ये आपका फाइनल वैल्यू है, तो आप देख सकते हैं कि तीनों केसेस में जो परसेंटेज ओवरशूट है वो एग्जैक्टली सेम है। परसेंटेज ओवरशूट में कोई फर्क नहीं आया बिकॉज जीटा के अंदर कोई फर्क नहीं आया। ये जो रेडियल लाइंस हैं वो कांस्टेंट जीटा को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इसकी वजह से इन सारे लाइंस पे ऑल्दो रियल पार्ट भी चेंज हुआ है और इमेजिनरी पार्ट भी चेंज हुआ है पोल्स का, लेकिन परसेंटेज ओवरशूट पे आप देख रहे हैं कि कोई फर्क नहीं आएगा। सेटलिंग टाइम और पीक टाइम पे एक वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है, लेकिन परसेंटेज ओवरशूट तीनों सिस्टम्स का सेम होगा। टाइम स्पेसिफिकेशन के सिस्टम पोल्स के साथ रिलेशनशिप की डिस्कशन को हम एक प्रॉब्लम के साथ कंक्लूड करते हैं। तो इस प्रॉब्लम में आपको एक पोल लोकेशन गिवन है जिसमें रियल पार्ट ऑफ द पोल है -3 पे और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द पोल है वो 7 पे है। सो इसका मतलब है सिग्मा डी इज 3 और ओमेगा डी इज 7। आपको कहा गया है कि जीटा ओमेगा एन और ये टाइम स्पेसिफिकेशंस फाइंड करने हैं। सो सबसे पहले जीटा आप फाइंड कर सकते हैं इजीली अगर आपको ये थीटा पता हो। सो थीटा हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दी tan फार्मूला। थीटा इज tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस और ये हो जाएगा ओमेगा डी डिवाइडेड बाय सिग्मा डी। सो ओमेगा डी इज जस्ट 7 और सिग्मा डी इज 3। सो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं tan इनवर्स 7/3। तो आप यहाँ से थीटा फाइंड कर सकते हैं और जब आपके पास थीटा आ जाएगा तो आप इजीली वहां से थीटा फाइंड कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा cos ऑफ अबव थीटा यानी tan इनवर्स 7/3। सो फाइनली ये जी जीटा हमारे पास आएगा दैट विल बी 0.393। तो जीटा आ गया 0.393 और जैसा कि हम जानते हैं कि जीटा इज इन बिटवीन 0 एंड 1, तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो अंडर डैम्प्ड होगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग जो कि हमें यहाँ से पता चली है। और इसके बाद बाकी जो इन्फॉर्मेशन आपको कहा गया वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओमेगा एन हमने ये डिस्कस किया है कि ओमेगा एन क्या है। ओमेगा एन इज दिस रेडियल लाइन, यहाँ से लेकर पोल से लेकर ओरिजिन का जो डिस्टेंस है दैट इज दी ओमेगा एन। और आप सिंपली ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज इन दिस एक्सप्रेशन। और जब आपको ओमेगा एन और जीटा पता लग गया तो आप इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, प्लग इन कर सकते हैं सिंपली पीक टाइम के एक्सप्रेशन में जो हमने पहले स्टडी किया दैट वाज पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। तो यहाँ पे आप प्लग इन करें सिंपली। इसके बाद सेटलिंग टाइम भी आप सिमिलरली इसी तरह फाइंड कर सकते हैं और आखिर में आपके पास जीटा आ चुका है तो आप सिंपली परसेंटेज ओवरशूट के एक्सप्रेशन में जीटा की वैल्यू को प्लग इन करें तो आपके पास परसेंटेज ओवरशूट ये 26% मिल जाएगा।
आपको सिर्फ एक पोल लोकेशन गिवन थी और उस पोल लोकेशन से आपने सारी की सारी टाइम स्पेसिफिकेशंस विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग फॉर द एक्सप्रेशन फॉर सी ऑफ टी, आपने सारी की सारी टाइम स्पेसिफिकेशंस फाइंड कर ली हैं। सिमिलरली जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे प्रॉब्लम, ये तो एक एनालिसिस प्रॉब्लम है कि आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है और आपको कहा गया है कि इसकी टाइम स्पेसिफिकेशंस फाइंड करें। डिज़ाइन प्रॉब्लम में आपको डायरेक्टली टाइम स्पेसिफिकेशंस गिवन होंगी, तो आपको उन टाइम स्पेसिफिकेशंस को देखते हुए डिजायर्ड पोल लोकेशन को फाइंड करना होगा और उन डिजायर्ड पोल लोकेशन को फिर आप डिफरेंट कंट्रोलर्स के थ्रू अचीव करते हैं। सिमिलरली अगर आपको टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस गिवन हो और आपको उनकी बेसिस पे सिस्टम डिज़ाइन करना हो तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में ये एक रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम है, इसमें आपके पास कुछ कंपोनेंट की वैल्यूज गिवन है और कुछ कंपोनेंट की वैल्यूज आपने डिजाइन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू टाइम स्पेसिफिकेशंस। परसेंटेज ओवरशूट इज required to be 20% and settling time is required to be 2 seconds। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटलिंग टाइम should be 2 seconds and percentage overshoot should be equal to 20%। अगर हम इस रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम को मॉडल करें तो जो ट्रांसफर फंक्शन इसका हमें मिलता है दैट इज g इक्वल्स टू 1 ओवर j डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस d बाय j s प्लस k बाय j। अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करें और इसको कंपेयर करें जनरल सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो ये है कि 2 zeta ओमेगा n इक्वल्स टू d बाय j और साथ ही ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय j, या फिर मैं लिख लेता हूँ ओमेगा n इक्वल्स टू अंडर रूट k बाय j। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हमने ये कंपोनेंट्स डिज़ाइन करने हैं j और d। सो डिजायर्ड टाइम स्पेसिफिकेशन से हम ओमेगा और जीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टी एस इज 2 सेकेंड, तो इसका मतलब है कि टी एस इक्वल्स टू 2 और हम जानते हैं कि टी एस इज एक्चुअली इक्वल टू 4 ओवर जीटा ओमेगा एन। सो यहाँ से हम जीटा ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जीटा ओमेगा एन बन जाएगा 4/2 2। तो जीटा ओमेगा एन हमारे पास आ गया 2। और सिमिलरली ये जो परसेंटेज ओवरशूट है इसको यूज करते हुए आप जीटा के फॉर्मूला में परसेंटेज ओवरशूट की वैल्यू पुट करें तो जीटा आपको मिल जाएगा 0.456। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और यहाँ से हमने डी और जे की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इस जीटा की वैल्यू को यूज करते हुए हम ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। सो ओमेगा एन विल बी 2 डिवाइडेड बाय 0.456 which is 4.39। तो हमारे पास जीटा भी मौजूद है, हमारे पास ओमेगा भी मौजूद है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये जीटा और ओमेगा को यहाँ पे प्लग इन करेंगे इन दो इक्वेशंस के अंदर और यहाँ से हम डी और जे की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। सो फर्स्टली हम ये सेकंड वाली इक्वेशन लेते हैं जिसमें हमारे पास के की वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ हमें जे फाइंड करना है। इसको अगर हम रीअरेंज करें तो हमारे पास जे बन जाएगा के डिवाइडेड बाय ओमेगा एन स्क्वायर और अगर वैल्यूज प्लग इन करें तो जे विल बी इक्वल टू 0.26 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और अगर इस j की वैल्यू को हम यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन में प्लग इन करें और जीटा ओमेगा हमें ऑलरेडी पता है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि d विल बी 2 zeta ओमेगा n मल्टीप्लाइड बाय j और ये सारी वैल्यूज अगर हम प्लग इन करें तो d हमें मिल जाता है दैट इज 1.04 न्यूटन मीटर सेकेंड पर रेडियंस। सो इस एग्जांपल में हमने ये देखा है कि ट्रांजिएंट रिस्पांस को किसी सिस्टम के कंपोनेंट्स को डिजाइन करने के लिए कैसे यूज किया जाता है। अभी तक जो हमने डिस्कशन की है वो स्पेसिफिकली सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स के लिए की है।
इन केस हमारे पास हायर ऑर्डर सिस्टम हो तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये जो टाइम स्पेसिफिकेशन के फॉर्मूलाज हैं इनको हम हायर ऑर्डर सिस्टम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक आंसर ये है कि हम इनको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए ही यूज़ करते हैं, हायर ऑर्डर सिस्टम्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो हायर ऑर्डर सिस्टम है उनको हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं अंडर सम सर्टेन कंडीशंस। अब वो कंडीशंस क्या हैं जिनकी बेस पे हम हायर ऑर्डर सिस्टम को सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स के साथ अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर 3 पोल्स हैं, 2 कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं जो कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, और एक रियल पोल है S3 इक्वल्स टू माइनस अल्फा आर पे। तो अगर हम इस सिस्टम का स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करें तो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद आपके पास जो रिस्पॉन्स मिलेगा फाइनल वो कुछ इस तरह का रिस्पॉन्स होगा, जिसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। एक पहला कंपोनेंट है दैट इज ड्यू टू द स्टेप इनपुट, सेकंड जो रिस्पॉन्स का कंपोनेंट है दैट इज ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स पोल्स, और ये जो थर्ड component है that is due to the real pole which is at minus alpha r। हम इस थर्ड ऑर्डर सिस्टम के टोटल रिस्पांस को अल्फा आर की डिफरेंट वैल्यूज के लिए स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं केस 3 को स्टडी करता हूँ। केस 3 के अंदर ये जो अल्फा आर है इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, और अल्फा आर की वैल्यू जब बहुत बड़ी है वी कैन अज्यूम कि अल्फा आर इज अप्रोक्सीमेटली, हम कह सकते हैं कि अल्फा आर इज क्लोजर टू माइनस इन्फिनिटी। सो जब अल्फा आर की वैल्यू बहुत बड़ी है इसका मतलब है कि ये वाली जो टर्म है ये बहुत जल्दी डिके हो जाएगी, और जब बहुत जल्दी डिके हो जाएगी तो ओवरऑल सिस्टम रिस्पांस के अंदर इसका इफेक्ट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होगा। नीचे वाली फिगर में यही रिस्पॉन्सेज ड्रॉ किए गए हैं, और दोनों कंपोनेंट्स, पहला वाला कंपोनेंट अलग ड्रॉ किया गया है और ये वाला कंपोनेंट अलग ड्रॉ किया गया है। तो अगर आप नोट करें तो थर्ड केस के लिए जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है वो बिल्कुल मिनिमल है या ना होने के बराबर है, बिकॉज उसमें जो पोल है वो इन्फिनिटी के करीब है, या हम कह सकते हैं कि वो उसका इफेक्ट ना होने के बराबर है। तो ये जो केस 3 का रिस्पॉन्स है इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द रिस्पॉन्स जो कि एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम का होगा जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं। अब हम आते हैं केस 1 पे। केस 1 के अंदर अल्फा आर की वैल्यू ये जो डोमिनेंट पोल्स हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स पोल पेयर है इसके करीब है, और इसके करीब होने की वजह से जो कॉम्प्लेक्स पोल का टाइम कांस्टेंट था विच वाज जीटा ओमेगा एन, तो इस पोल की वैल्यू उसके बहुत करीब करीब है। तो इसका मतलब है कि दोनों के एक्सपोनेंशियल पार्ट का, यानी फर्स्ट टर्म के एक्सपोनेंशियल पार्ट और ये वाले जो टर्म है इसके एक्सपोनेंशियल पार्ट का टाइम कांस्टेंट करीब करीब है। सो इस केस में आपको अल्फा आर वाले एक्सपोनेंशियल का इफेक्ट साफ नजर आ रहा है। इसी तरह हम एक और केस ले लेते हैं, केस 2, जिसके अंदर अल्फा आर मजीद लेफ्ट साइड पे चला गया, और हम कह सकते हैं कि ये जो अल्फा आर है दैट इज मच मच ग्रेटर देन जीटा ओमेगा एन, यानी अल्फा आर की वजह से जो एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट बनेगा उसका टाइम कांस्टेंट जो कॉम्प्लेक्स पोल की वजह से एक्सपोनेंशियल का टाइम कांस्टेंट है उससे बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला एक्सपोनेंशियल बहुत जल्दी डाई आउट हो जाएगा। तो केस 2 में हम देख सकते हैं कि केस 2 के अंदर जो एक्सपोनेंशियल का इफेक्ट है अल्फा आर वाले एक्सपोनेंशियल का वो बहुत जल्दी डाई आउट हो रहा है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हम इस अल्फा आर को इग्नोर कर सकते हैं या नहीं। तो बेसिकली रूल ऑफ थंब ये है कि एक्सपोनेंशियल डिके इज नेग्लिजिबल आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट, यानी अल्फा आर is greater than
5 जीटा ओमेगा एन, तो हम कह सकते हैं कि ये जो अल्फा आर वाला पोल है इसका एक्सपोनेंशियल डिके निग्लिजिबल है और इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। यानी इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर इस अल्फा आर की वैल्यू, ये जो रियल पार्ट ऑफ द पोल है, इससे 5 टाइम्स लार्जर है तो हम इस पोल को इग्नोर कर सकते हैं और फिर आपके पास एक ही डोमिनेंट पोल पेयर बचेगा, ये वाला। और इसकी वजह से ये सिस्टम अब सेकंड ऑर्डर सिस्टम बन चुका है और इस पे हम वही फॉर्मूलाज जो हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स के लिए अप्लाई करते रहे हैं, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम और पीक टाइम वगैरह के लिए, वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो रूल ऑफ थंब लिया गया है कि अल्फा आर की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 5 टाइम्स जीटा ओमेगा एन, ये बेसिकली इसलिए लिया गया है ताकि ये जो सिस्टम के रिस्पांस की पीक है, पहली पीक, इससे पहले पहले ये एक्सपोनेंशियल का इफेक्ट डाई आउट हो जाए ताकि पीक टाइम, सेटलिंग टाइम वगैरह पे इस पर कोई इफेक्ट ना हो। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से रिलेटेड हमारी प्रीवियस डिस्कशन ऐसे ट्रांसफर फंक्शंस के लिए वैलिड थी जिसमें जीरोस इन्वॉल्व ना हो। तो अगर हमारे ट्रांसफर फंक्शन के अंदर जीरो इन्वॉल्व हो जाए तो हम ये देखते हैं कि जीरो का इफेक्ट क्या होगा और साथ ही साथ क्या ऐसे सिस्टम्स को हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम्स के डोमिनेंट पोल पेयर से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं या नहीं। तो फर्स्टली हमें प्रीवियसली आइडिया है कि जीरोज नेचर ऑफ द रिस्पांस को अफेक्ट नहीं करते, यानी एक्सपोनेंशियल, डैम्प्ड या साइनोसाइडल रिस्पांस की नेचर को अफेक्ट नहीं करते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसके जो रिस्पांस कंपोनेंट के एम्पलीट्यूड या रेजिड्यू है उसको अफेक्ट करते हैं। जैसा कि इस फिगर में एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस दिखाया गया है जिसके अंदर फर्स्टली कोई जीरो नहीं है और इसके बाद डिफरेंट पॉइंट्स पे जीरोज इंट्रोड्यूस कराए गए हैं और सिस्टम का रिस्पांस आप देख सकते हैं कि ओवरऑल नेचर चेंज नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली उसके रेजिड्यूज की वैल्यूज चेंज होने की वजह से इनके ओवरशूट में फर्क पड़ा है। सबसे ज़्यादा जो फर्क पड़ा है वो 0 at -3 है, उसके बाद जो उससे कम फर्क है -0 at -5 है और आखिर में 0 at -10 का इफेक्ट आप देख सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, वो ऐसे ही है जैसे कि कोई जीरो इन्वॉल्व नहीं था। तो इन रिस्पॉन्सेज से हमें ये आइडिया होता है कि अगर हम एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर जीरो इन्वॉल्व कर देते हैं तो वो जीरो अगर ओरिजिन के करीब है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम उसको लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं तो इसका इफेक्ट कम होता जाएगा। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है TFS जिसके अंदर दो पोल्स हैं, एक B पे एक C पे और एक जीरो है जो कि A पे है। अगर हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करें और A और B फाइंड करें तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर हम एज्यूम करें कि ये जो A है इसकी वैल्यू इट इज मच मच ग्रेटर देन B एंड C, तो इस टर्म को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे A इज मच मच ग्रेटर देन B, सो यहाँ पे सिर्फ A रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम कहें कि A इज मच मच ग्रेटर देन C तो यहाँ पे सिर्फ A रह जाएगा। तो वी कैन अप्रोक्सीमेट द अबव एक्सप्रेशन बाय दिस एक्सप्रेशन। और अगर हम इसका एलसीएम लें, इसको मजीद सॉल्व करें तो वी कैन फाइंड दिस एक्सप्रेशन, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन आपके पास बचा है दैट लुक्स जस्ट लाइक द ओरिजिनल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जिसके अंदर दो पोल्स हैं और वो जो ए का फैक्टर है वो एज अ सिंपल गेन फैक्टर है। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जीरो इज जस्ट लाइक अ गेन फैक्टर और जनरली इसका जो रिस्पॉन्स है उसके नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। जीरो के इफेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम जरा डिफरेंट एक अप्रोच अप्लाई करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है TFS और इस TFS के न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है और इस सिस्टम का जो रिस्पांस है इसको हम C(f(s) कहते हैं। अगर हम प्रीवियस TS के अंदर एक जीरो ऐड कर दें तो इसका मतलब होगा कि हम S प्लस A एक जीरो ऐड कर रहे हैं TFS के साथ, तो इसकी वजह से जो C(f(s) है उसमें चेंज ये आएगी कि S(f(a) C(f(s) के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसको मजीद एक्सपेंड करें तो ये इसको हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं। ये जो दो पार्ट्स हैं इनमें से जो सेकंड पार्ट है दैट इज
इसके अंदर जो सेकंड पार्ट है दैट इज जस्ट अ स्केल फैक्टर ऑफ ओरिजिनल रिस्पांस CFS, और ये जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द ओरिजिनल रिस्पांस CFS। तो इसका मतलब यह है कि जो टोटल रिस्पांस है वो दो पार्ट्स से मिलकर बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं टोटल रिस्पांस को CT का नाम दे देता हूँ, और ये जो डेरिवेटिव वाली टर्म है इसको मैं CT का नाम दे देता हूँ, और ये जो A के साथ वाली टर्म है इसको मैं CA का नाम दे देता हूँ। तो हमारा जो ओवरऑल रिस्पांस होगा इन दोनों का एडिशन होगा। फॉर एग्जांपल किसी स्टेप इनपुट के लिए जो स्केल्ड रिस्पांस है वो कुछ इस तरह का होगा, इसको हम CA का नाम दे देते हैं। स्टेप इनपुट के केस में इनिशियली डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, इसकी इनिशियल एक बम्प होगी और इसके बाद ये डाई आउट हो जाएगा। दिस इज CD। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें जो CT मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। दिस इज CT। अब अगर हम A की डिफरेंट वैल्यूज ले लें, फॉर एग्जांपल इफ A इज वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव, तो जो रिस्पांस होगा वो सिमिलर होगा टू द स्केल्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल रिस्पांस। लेकिन अगर A स्मॉल है और पॉजिटिव है तो जो डेरिवेटिव टर्म है इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो डेरिवेटिव की टर्म के इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से ये जो टोटल रिस्पांस है उसके ओवरशूट में इजाफा हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे विजिबल है कि जब जीरो की वैल्यू थोड़ी है तो आप देख सकते हैं कि ओवरशूट काफी ज्यादा है, और जैसे जैसे A की वैल्यू बड़ी होती जाती है तो रिस्पांस ऑलमोस्ट ओरिजिनल रिस्पांस की तरह ही है। याद रखिए इस ग्राफ में कंपैरिजन पर्पसेस के लिए हमने नॉर्मलाइज्ड CFT को यूज किया हुआ है, इसलिए वो जो स्केलिंग का इफेक्ट है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अब एक केस ये भी हो सकता है कि A की वैल्यू नेगेटिव हो। तो अगर A की वैल्यू नेगेटिव है तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो डेरिवेटिव वाली टर्म है और जो स्केल्ड रिस्पांस वाली टर्म है इन दोनों के साइंस अपोजिट हो जाएंगे। तो जब A का साइन नेगेटिव है इसका मतलब है पोल राइट हाफ प्लेन में चला गया है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। सिंपलिसिटी के लिए हम साइन को रिवर्स कर लेते हैं ताकि हमारी जो फाइनल वैल्यू है वो पॉजिटिव रहे। तो जो स्केल्ड रिस्पांस है अगेन वो उसी तरह का होगा जैसे हमने पहले ड्रॉ किया। दिस इज CA। अब जो डेरिवेटिव रिस्पांस है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वो कुछ इस तरह का होगा। दिस इज CD। तो जो फाइनल रिस्पांस होगा टोटल वो कैसा होगा, वो शुरू में नीचे जाएगा और इसके बाद अपने CA को अप्रोच कर लेगा। इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जो ऐसे सिस्टम का रिस्पांस होता है वो इनिशियली अपनी फाइनल वैल्यू के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और उसके बाद वापस अपने फाइनल वैल्यू साइड पे चले जाते हैं। ऐसे सिस्टम्स को जिसमें जीरो इज ऑन द राइट हाफ प्लेन और उसका रिस्पांस कुछ इस तरह का होता है, ऐसे सिस्टम्स को हम नॉन मिनिमम फेज सिस्टम कहते हैं। फिजिकली इसकी एग्जांपल ऐसे है कि अगर आपने गाड़ी का हैंडल राइट साइड पे टर्न किया, आपकी गाड़ी इनिशियली लेफ्ट साइड पे जा रही है और फिर राइट साइड पे जा रही है, तो इस तरह के सिस्टम्स को हम नॉन मिनिमम फेज सिस्टम कहते हैं। फाइनली हम ये डिस्कशन करते हैं कि अगर एडिशनल पोल और एडिशनल जीरो एक ही लोकेशन पे आ जाएं तो क्या हम उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। तो यस, वी कैन कैंसिल देम आउट, लेकिन उसके लिए कुछ कंसिडरेशंस हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी। फर्स्टली अगर जीरोज और पोल्स एक्जैक्टली सेम लोकेशन पे हैं तो उनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर जीरो और पोल एक्जैक्टली सेम लोकेशन पे हो तो उस पोल का जो रेजिड्यू होगा उसका इफेक्ट बहुत कम होगा बाकी सारे रेजिड्यूज से। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं इस सिस्टम के अंदर 4 पोल्स हैं, एक 0 पे, एक 4.01 पे, एक 5 पे और एक 6 पे, -5 और -6 पे। और इस सिस्टम का एक 0 है जो कि है एग्जैक्टली एट 4 -4। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम इन दोनों जीरोस और पोल्स को आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन से हमें ये पता लगता है कि ये जो पोल है
एट s इक्वल्स टू -4.01, इसका रेजिड्यू 0.033 है, जो कि अगर हम बाकी रेजिड्यू से कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इसका मतलब है कि इस पोल के इफेक्ट को हम कैंसल आउट या इग्नोर कर सकते हैं। पोल और जीरो कैंसिलेशन के दौरान आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि राइट हाफ प्लेन में पोल जीरो कैंसिलेशन इज नॉट एडवाइजेबल। तो अगर लेफ्ट साइड पे पोल और जीरो एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे आ गए हैं या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो हम देख सकते हैं कि हम उनको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं और उनके इफेक्ट को हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर राइट हाफ प्लेन में पोल जीरो कैंसिलेशन अकर हो रही है तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? तो इट इज़ एडवाइजेबल कि राइट हाफ प्लेन में पोल जीरो कैंसिलेशन नहीं करनी चाहिए। यानी अगर कोई नॉन मिनिमम फेज सिस्टम है और हमारे पास राइट हाफ प्लेन में कोई जीरो एग्जिस्ट कर रहा है और एग्जैक्टली उसी जगह पे एक पोल आ जाता है, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप इस पोल और जीरो को आपस में कैंसिल आउट ना करें। सो मैथमेटिकली यू कैन डू इट। एस माइनस जी और एस माइनस पी हैं और जी और बी एग्जैक्टली सेम लोकेशन पे, आप इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। राइट हाफ प्लेन में पोल जीरो कैंसिलेशन ना करने की एक मेन रीजन ये है कि जो पोल और जीरोस की वैल्यूज हैं दे डायरेक्टली कम फ्रॉम द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल सिस्टम, और जब फिजिकल सिस्टम में वेयर एंड टेयर होगा तो कंपोनेंट की वैल्यूज चेंज होंगी, जिसकी वजह से जीरोस और पोल्स की वैल्यूज डिफर करेंगी। आपने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इनको कैंसिल आउट कर दिया है, लेकिन जब आप इसके लिए कोई कंट्रोलर डिजाइन करेंगे और आपने इस वाले पोल को जो कि राइट हाफ प्लेन में है इसको इग्नोर किया हुआ है, तो आपके कंट्रोलर डिजाइन फेल हो जाएगा, बिकॉज राइट हाफ प्लेन पोल की वजह से आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। So this concludes our discussion on the second order systems and the addition of a pole or zero in the second order system.